आफ्टरनून बच्चों, आज हम बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है टीनिया सोलियम या टेपवर्म। जैसा हम पढ़ रहे हैं, इसकी हमने लास्ट वीडियो में मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। टीनिया सोलियम की पैरासिटिक एडेप्टेशन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, है ना। पैरासिटिक एडेप्टेशन से मतलब हमारा है कि ये हम जानते हैं अच्छी तरह कि ये जंतु एक प्रकार का क्या है, एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब है अंत्य परजीवी है, जो अपने जीवन काल को पिग के अंदर और मनुष्य के अंदर क्या करता है, दो होस्ट में पूरा करता है, इसलिए इसको डाइजेनेटिक भी कहा जाता है। तो ये जो एनिमल है एंडोपैरासाइट होने के कारण जो है इसमें क्या क्या ऐसी जो है विशेष प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती हैं। इसने किस प्रकार से अपने आप को चेंज कर लिया मनुष्य की बॉडी के अंदर और पिग की बॉडी में रहने के लिए, किस प्रकार से इसने अपने आप को एडेप्ट कर रखा है, उसी के बारे में अपन पढ़ पाएंगे। उसी के बारे में आज के वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। इसलिए टॉपिक है अपना पैरासिटिक एडेप्टेशन, यानी कि परजीवी होने के लिए कौन कौन सी उसमें अनुकूलताएं पाई जाती हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये एडेप्टेशन होने की वजह से ही ये अपने आप को बनाए रखने में या परजीवी के रूप में जीवन काल के लिए, जीवन काल जो पूरा करता है परजीवी के रूप में बने रहने के लिए, इसको ये एडेप्टेशन ही बनाए रखती है, जीवित रखती है, एलिजिबल बनाती है इस चीज़ के लिए। तो हम पॉइंट टू पॉइंट इसको बारी बारी से पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी इसमें अनुकूलताएं पाई जाती हैं जो इसको सक्षम बनाती है एक परजीवी के रूप में। और आपको बता दूं कि टीनिया सोलियम जो है एक बहुत ही वेल डेवलप प्रकार का एंडोपैरासाइट समझा जाता है। हमने इससे पहले लीवर फ्लूक भी पढ़ाया था आपको, प्लेटिहेल्मिन्थेस का, लेकिन लीवर फ्लूक से भी ज़्यादा अगर कहीं सवाल आता है, कई बार आया भी है, अच्छे कई बड़े एग्जाम्स में पूछा भी गया है, जिसमें लीवर फ्लूक भी ऑप्शन था, टीनिया सोलियम भी ऑप्शन था। तो टीनिया सोलियम को वेल डेवलप प्रकार का पैरासाइट जाना जाता है। तो वो क्यों जाना जाता है वेल डेवलप प्रकार का? क्योंकि इसके शरीर की कुछ इस प्रकार की संरचना है, कुछ इस प्रकार का इसने अनुकूलन प्राप्त कर रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से परपोषी से अपने आप को बचाए रखता है और अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। वही हम पढ़ेंगे आज इसके बारे में, ठीक है। तो पैरासिटिक एडेप्टेशन में सबसे पहला अपन मैं पॉइंट लेता हूं कि इसके अंदर, अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या है, वेल डेवलप एंडोपैरासाइट है। वेल डेवलप एंडोपैरासाइट पूर्ण विकसित प्रकार का एंडोपैरासाइट है, ये परजीवी है, ठीक है। क्यों है वेल डेवलप प्रकार का एंडोपैरासाइट? क्या क्या इसमें पाया जाता है विशेष रूप से, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करें तो ये इसकी बॉडी कैसी होती है, जैसा कि हमने बताया आपको। देखिए कैसा दिखाई देगा ये। इसमें जैसे आपको पता है सकर्स, चूषक पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर, सकर्स एंड हुक्स आर प्रेजेंट। चूषक पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट ऑन द स्कोलेक्स पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, शरीर का जो स्कोलेक्स नामक भाग होता है उसके ऊपर सक्कर्स पाए जाते हैं, और सक्कर के साथ साथ हुक्स भी पाए जाते हैं। हुक्स क्या है? कांटेनुमा संरचना है, जो इसको बहुत ही मजबूती से परपोषी की सतह से चिपकाने में क्या करती है, मदद करती है। इसलिए बाकी के जो पैरासाइट होते हैं अपन देखते हैं उसमें खाली चूषक ही पाए जा रहे थे, जैसे लीवर फ्लूक में केवल 2 चूषक थे, लेकिन इसमें 2 की बजाय कितने हैं, 4, तो उससे ज्यादा हो गया ना। और साथ में चूषक के साथ साथ हुक्स भी पाए जा रहे हैं, ताकि ये परपोषी की सतह से क्या हुआ, अच्छी तरीके से मजबूती से पकड़ सके। और जो हमारी आंत्र के अंदर आप जानते हैं कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, छोटी आंत्र में। तो छोटी आंत्र के अंदर जो गति चलती है, आपको पता है आंत्र के अंदर कर्मानुकुंचन गति चलती है, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ये क्या हो सकता है, दूर हो सकता है, हट सकता है, इसका अटैचमेंट टूट सकता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ने के लिए, उससे बचने के लिए कर्मानुकुंचन गति से इसके अंदर हुक्स भी पाए जाते हैं। तो ये इसका एक विशेष कैरेक्टर है। अपन यहीं से शुरू करते हैं,
मुख्य कैरेक्टर है, परपोषी से चिपकने के लिए इसमें क्या करता है, मदद करता है। Suckers and hooks are present on the scolex part of body which provide fine attachment to body, fine attachment to intestinal mucosa layer। हम जानते हैं आंत्र की, जो छोटी आंत्र की म्यूकोसा जो लेयर होती है उसमें पाया जाता है। देखिए किस तरह का अरेंजमेंट देखिए हमें दिखाई देगा। आपको पता है स्कोलेक्स पार्ट कैसा होता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है, चौकोर सा। ये स्कोलेक्स हमने बना दिया और इसके बीच में आपको क्या पाए जाएंगे, देखिए 4 चूषक पाए जाते हैं इस तरीके से, 1 2 है ना, और इस तरीके से हम बना देते हैं, इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। इसमें 4 चूषक दिखाई देते हैं और एक होता है बीच में इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर क्या पाई जाती है इसमें, रोस्टेलम, ऐसे इस तरीके से पंक्ति होती है, देखिए इस पे दांत लगे हुए होते हैं ऐसे, हुक्स जिसको हम कहते हैं। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट, एक बार आपको आउटलाइन दिखा रहा हूं मैं, आपने अपने डायग्राम उसमें भी बनाया था, आपको पता हो तो। इस तरह का हमने डायग्राम बनाया था जिसमें हमने देखे थे कि चूषक पाए जाते हैं, चूषक के साथ साथ ये जो चूषक दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको क्या कहते हैं, सकर्स। और ये क्या है, रोस्टेलम। रोस्टेलम के ऊपर, रोस्टेलम नामक भाग के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, टीथ्स पाए जा रहे हैं, हुक्स पाए जा रहे हैं, हुक्स। और ये जो हुक्स आप देख रहे हो ये 25 से 32 तक हो सकते हैं, और आगे वाली जो पंक्ति होती है, ऊपरी पंक्ति होती है, उसमें बड़े हुक्स होते हैं, जबकि नीचे वाली जो होती है उसमें छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसमें किस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देता है, और बीच में हम देखें तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा ऐसे, और फिर इसके बाहर क्या लगे हुए हैं इस तरीके से, ये मिडल पार्ट है, और बाहर हमें इस तरीके से हुक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ठीक है। चलिए, तो हमने बताया आपको कि रोस्टेलम के ऊपर हुक्स पाए जाते हैं, साथ में क्या पाए जाते हैं, चूषक पाए जाते हैं जो इसको परपोषी की सतह से चिपकने में मदद करते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट लेता हूं, और क्या विशेषता है इसमें। जैसा इसमें हमने बताया कि ये जो होता है एनिमल, इसका परपोषी की बॉडी के अंदर ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम लेस डेवलप, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम लेस डेवलप पाया जाता है, और इसको एंडोपैरासाइट होने के कारण नर्वस सिस्टम भी इसका डेवलप नहीं होता, नर्वस सिस्टम लेस डेवलप, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी लेस डेवलप होता है। तो ये भी एक प्रकार की इसकी अनुकूलता है, क्योंकि ये पचे पचाए पदार्थों को क्या करता है, सीधे ही एब्जॉर्ब करने का काम करता है ना। तो ये क्या करता है, देखिए अवशोषित करता है पदार्थों को म्यूकोसा लेयर से, जो परपोषी की सतह से करता है। तो ये क्या, इसको मेन चीजें क्या दिखाई देती हैं, देखिए यहां हम बात करें तो एक तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, रेडिली एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड मटेरियल बाय बॉडी सरफेस, ठीक है। शरीर की जो सतह होती है उससे पचे पचाए पदार्थ को सीधे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। किसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है, अपनी बॉडी सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। चलिए, और फिर ये क्या करेगा, बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब तो कर रहा है, और साथ में पाचक रसों से अपने आप को बचाए रखने के लिए
इसके अंदर क्या पाया जाता है? टेग्यूमेंट पाया जाता है सरफेस के ऊपर, जो बाह्य भित्ति होती है बॉडी की, हम ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है। और क्या बताया मैंने आपको? क्या कहा मैंने आपको कि इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है? ये प्रोटेक्टिव जूस से अपने आप को बचाए रखने में सक्षम होते हैं। बाय द आउटर सरफेस, बाय द आउटर सरफेस tegument, they are protected by digestive juice of host, digestive juice of host, ठीक है। अपने बाहर जो आवरण पाया जाता है उसके द्वारा ये अपने आप को बचाए रखने में सक्षम होते हैं, होस्ट के डाइजेस्टिव जूस के द्वारा। तो ये क्या क्या ले सकते हैं? कहने का मतलब है इनकी जो बाह्य सतह है, बाह्य सतह से जो डाइजेस्टेड फूड है, पचे पचाए पदार्थ हैं, उसके मटेरियल के जाने के लिए इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो पारगम्य होती है, ठीक है, वो जा सकते हैं। लेकिन जो डाइजेस्टिव जूस बाहर पाया जा रहा है वो अंदर जाने के लिए पारगम्य नहीं है, वो अंदर नहीं जा सकता। उससे बचाए रखने के लिए ये क्या करता है, इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बाहर का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो जा भी नहीं पाता उसमें, ठीक है। कई चीज़ें हैं इसमें बताने वाली। और इसी तरीके से हम बात करें तो और क्या क्या इसमें विशेषता होती है? देखिए, एक ये किस प्रकार का जंतु है? हर्मैफ्रोडाइट प्रकार का जंतु है। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब है उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब है कि नर और मादा जन्नांग जो हैं एक ही जंतु में पाए जाते हैं। तो ये भी इसको एक प्रकार का पैरासिटिक कैरेक्टर है, क्योंकि जंतु के अंदर जब नर और मादा जन्नांग एक ही एनिमल में पाए जा रहे हैं तो उसको अपने जाति बनाए रखने की संभावना, निषेचन की संभावना, निषेचन से बच्चा या नए एनिमल जो जीव बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, वो बनने की संभावना अधिक हो जाती है। बजाय किसके कि जब अलग अलग मेल फीमेल पाए जाते हैं तो पहले मेल और फीमेल को क्या होता है, उसमें संभावना कम हो जाती है, जबकि एक ही खंड के अंदर वो पाया जा रहा है। आप जैसा मैंने आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी, आपने देखा था कि जो मैच्योर प्रोग्लोटिड था उसमें नर और मादा जन्नांग एक ही खंड पे पाए जा रहे हैं। तो जब एक ही खंड पे पाए जा रहे हैं तो उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है। तो क्या होगा कि एनिमल की बॉडी के अंदर ही क्या हो जाएगा, खंड के अंदर ही क्या हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्वनिषेचन। और निषेचन से बच्चे बनने की संभावना है ना, जो लार्वा है या डेल्टा बनने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा होती है। हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, हर्मैफ्रोडाइट की वजह से ही अपने आप को बनाए रखने में सक्षम है। तो क्या कह रहे हैं हम? हर्मैफ्रोडाइट एनिमल मेल एंड फीमेल organs are present in single animal, ठीक है। एक ही जंतु के अंदर जब पाए जाते हैं तब उसको कहते हैं, तो इसलिए इनकी संभावना बढ़ जाती है। एक नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं कि रिप्रोडक्टिव रेट हाई होती है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा इनकी क्या होती है, हाई होती है। रिप्रोडक्टिव रेट वेरी हाई, सो प्रोड्यूस ऑलमोस्ट, है ना, काफी ज्यादा संख्या के अंदर, ऑलमोस्ट हाई नंबर ऑफ एग्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा, मतलब कि कुछ किताबों के अंदर अलग बता रखा है ना, और कुछ में अलग बता रखा है, इसलिए अपन पर्टिकुलर तो नहीं बात करेंगे। लेकिन कई हजारों की संख्या के अंदर क्या है, ये एक जो होता है एक खंड से ये अंडे दे सकते हैं। तो बहुत सारे अंडे दे सकते हैं एक बार में। तो अधिक अंडे देने की वजह से इनकी रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा होती है। और रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा होती है तो क्या होता है, जंतु अपनी जाति को बनाए रखने के अंदर क्या हो पाता है,
ज़्यादा सक्षम हो जाता है बजाय दूसरे के। तो ये पैरासाइट का ही कैरेक्टर है, क्योंकि परजीवी के मरने की संभावना अधिक हो जाती है ना, क्योंकि उसकी लार्वा स्टेजेस पाई जाती हैं, तो उसकी जाति को कैसे बनाए रखे, इसलिए इनमें रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो हमने जो अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए कि जो क्यों कौन कौन से इसके पैरासिटिक एडेप्टेशन है, तो हमने सबसे पहले बताया कि इसकी बॉडी इस तरह की बनी हुई है। हेड के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, चिपकने के लिए परपोशी से, स्कॉलेक्स वाले भाग पे क्या पाए जा रहे हैं, हुक्स भी पाए जा रहे हैं और साथ में चूषक भी पाए जा रहे हैं, और 4 चूषक पाए जा रहे हैं। इसी तरीके से फिर बाद में हमने बताया ये उभयलिंगी जंतु है, मेल फीमेल एक ही उसमें पाए जा रहे हैं, तो ये भी एक कैरेक्टर है, पैरासिटिक एडेप्टेशन है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा हाई है, अधिक मात्रा में अंडे देंगे, तो ज़्यादा अंडे देने की वजह से ये अपनी ज़्यादा क्या होगा, अपनी जाति को बनाए रखने में सक्षम होंगे बजाय दूसरे जंतुओं के। तीसरी बात मैंने बताई कि इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये परपोशी की जो सतह के ऊपर चिपके रहते हैं, वहाँ ये अपने आप को बचाए रखने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब इसकी जो अधिक पीएच 4 से 18 रेंज तक की पीएच को भी ये क्या कर सकता है, अंदर रह करके सहन कर सकता है। तो ये क्या करता है, जब विलियन को एब्जॉर्व करता है तो उसमें जो इसके काम के मटेरियल होते हैं उनको एब्जॉर्व कर पाता है। बाकी ये अपनी इस प्रकार के ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसा बना के रखता है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव फूड और कई चीज़ें जो हैं हानिकारक जो भी हैं इसमें एंटर नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हमने डिस्कस की। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और इन सब की इसको ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो क्या है, इसमें एब्सेंट होते हैं। और क्या होता है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, ये भी एक पैरासिटिक एडेप्टेशन है। मैं लिख देता हूँ, locomotory organs are absent in any stage of development. डेवलपमेंट की, विकास की किसी भी अवस्था के अंदर, चाहे वो लार्वा अवस्था हो चाहे वयस्क अवस्था हो, उसमें प्रचलन अंग नहीं पाए जाते। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर टोटली एब्सेंट। तो इसलिए इसको कहीं जाना नहीं पड़ता, पर्टिकुलर वहाँ चिपका हुआ है बस। अगर अभी ये मूवमेंट करेगा तो हो सकता है कि अलग अलग भागों में इसके मरने की संभावना ज़्यादा हो जाए। तीसरी बात, इसके अलावा अपन और क्या बता सकते हैं, और क्या इसमें पैरासिटिक एडेप्टेशन बता सकते हैं। देखिए, जो इसका लार्वा होता है ना, जाइगोट या लार्वा की हम बात करें तो वो कैप्सुलेटेड भी हो सकते हैं। उनके ऊपर एक मजबूत भित्ति पाई जाती है जो जो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, प्रतिकूल परिस्थिति में बचाए रखने के अंदर सक्षम है। तो हम कह सकते हैं अंडों के ऊपर क्या पाई जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। हम कह सकते हैं टफ, है ना, लेयर, या थिक लेयर भी कह सकते हैं हम इसको, थिक, मोटी, थिक लेयर are present on the zygote and eggs known as encapsulated। ठीक है, इनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है कि उनके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है अंडे के ऊपर या जाइगोट के ऊपर आवरण पाया जाएगा जो अंदर भ्रूण है उसकी सुरक्षा करने के लिए। और कैसी कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, जब जैसे सपोज कीजिए कि ऐसी जगह ताप दाब या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो इसके मरने की संभावना हो सकती है। इसलिए ये अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है और उसमें पड़ा रहता है जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी। अनुकूल परिस्थिति आती है तब ये एडल्ट में या बाकी की स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक मजबूत आवरण पाया जाता है जाइगोट और अंडे के चारों तरफ, जिसको कैप्सूल कहते हैं। और ऐसे अंडों को या जाइगोट को क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेटेड एग्स। ठीक है, ये बात मैंने लिखी। तो इसकी वजह से क्या होता है, सो दिस लेयर प्रोटेक्ट द एनिमल इन अनफेवरेबल कंडीशन। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जो लेयर है इसको बचाए रखने के अंदर क्या है, सक्षम है।
तो हमने देखिए कई तरह के एडेप्टेशंस के बारे में इसमें डिस्कस किया है ना, कि बॉडी की सरफेस के बारे में डिस्कस किया किस तरह का है, फिर इसमें कोई विशेष प्रकार की इसकी जो क्या है अटैचमेंट के लिए जो पाए जा रहे हैं हुक्स वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस किया। दूसरा हर्मेफ्रोडाइट है, उभयलिंगी है, रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा है, अंडे बहुत ज़्यादा संख्या में देता है। तीसरा अंडों से जो लार्वा निकलते हैं या अंडे या जाइगोट होते हैं वो भी कैप्सूल लेयर उसके ऊपर पाई जाती है, जिसकी वजह से बचाए रखने के अंदर जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है उस दौरान अपने आप को बचाए रखने में सक्षम है। दूसरा इसकी अपनी बॉडी को इसने आउटर लेयर को इस तरह का बना रखा है, इस तरह का इसने अडेप्ट कर रखा है कि वो क्या करती है कि परपोषी की सतह से सीधे अवशोषित करती रहती है पोषक पदार्थों को और ऐसे ही पदार्थों को जाने देती है अंदर जाने के लिए जो काम के हैं उसके लिए तो पारगम्य होती है उसकी भित्ति, लेकिन डाइजेस्टिव जूस के लिए पारगम्य नहीं होती। तो पाचक रस जब अंदर नहीं जाएगा तो इसका पाचन भी नहीं होगा, है ना, तो ये अपने आप को बचाए रखने में सक्षम है। दूसरा मैंने कहा कि ये अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को भी अंदर वाला जो है वो बढ़ा के रखता है ना, 4 से लेकर के 15-16 pH तक भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा पैरासिटिक एडेप्टेशन इन टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के अंदर क्या क्या परजीवी बनने के लिए, परजीवी बने रहने के लिए क्या क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं, जिसमें से जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमने सारी विस्तार से डिस्कस किया। और आपको पता ही है कि जब ये पचे पचाए पदार्थ को अवशोषित करता है इसलिए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल क्या होता है, अल्प विकसित प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है इसको। रेडिली एब्जॉर्ब पदार्थ को क्या सीधे क्या करता है, ये ग्रहण करता रहता है और इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल 2 परपोषियों के अंदर पूर्ण रूप से चलता रहता है। सो थैंक यू।